हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन रैंक बूस्टर सीरीज। तो इस सीरीज का ये 14th लेक्चर है और इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स में मेनली अपने को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडी से क्वेश्चन मिलता है। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उसको आज डिस्कस कर लेंगे, फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन उससे रिलेटेड कर लेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले सिस्टम की बात अगर करें तो सिस्टम किसे बोलेंगे। देखो, यूनिवर्स में जिस पार्ट का हम लोग स्टडी करते हैं उसी को सिस्टम बोलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अगर सिस्टम की बात करें तो तीन टाइप के मेनली अपने को सिस्टम मिलेगा: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, जो यहाँ पे अपना मान लो यहाँ पे H2O जो पानी है, H2O इसका स्टडी करना है, इसका टेम्परेचर बताना है, या इसका जो भी मॉलिक्यूल है उनके काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी बताना है। तो अपने को स्टडी करना है इस H2O मॉलिक्यूल के बारे में, समझ गए, पानी के बारे में स्टडी करना है। तो यही अपना सिस्टम हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे किस टाइप का सिस्टम है, यहाँ पे देखो, अगर देखोगे तो H2O के जो मॉलिक्यूल हैं ये सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकते हैं, मतलब बाहर जा सकते हैं, और बाहर से H2O का मॉलिक्यूल सिस्टम में आ सकता है। मीन्स यहाँ पे मास का एक्सचेंज हो सकता है, समझ गए क्या। मास का एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है। देखो, अगर हीट करोगे या बाहर मान लो हीट है तो H2O को हीट मिल जाएगा, और बाहर अगर टेम्परेचर कम है तो पानी से टेम्परेचर बाहर चला जाएगा। मीन्स यहाँ पे एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है। और एनर्जी का मतलब होता है हीट प्लस हीट या वर्क, कोई भी बोलो, एनर्जी ही है। तो देखो, ओपन सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है और मास का भी एक्सचेंज हो सकता है। और दूसरा जो क्लोज सिस्टम होता है, दूसरे टाइप का जो सिस्टम है क्लोज सिस्टम, यहाँ पे देखो, ये जो कंटेनर है ना, इसको ढक्कन से बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। तो यहाँ पे मास का एक्सचेंज तो नहीं होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, समझ गए। एनर्जी का एक्सचेंज कैसे हो सकता है, तो देखो, पिस्टन मूवेबल होगा, अगर पिस्टन मूवेबल होगा तो यहाँ पे फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के यहाँ पे पिस्टन को नीचे ले जा सकते हैं, पिस्टन आ जाएगा नीचे। तो इस पे वर्क हो गया कि नहीं, H2O पे। अब मान लो H2O है तो कंप्रेस नहीं होगा, अगर कोई गैस होता तो प्रेस करके पिस्टन को नीचे ले जा सकते हैं और वहां पे थोड़ा सा वर्क हो जाएगा। पानी के केस में भी थोड़ा सा कंप्रेस होगा तो वर्क हो ही सकता है। देखो, तो यहाँ पे ऐसे इस पे वर्क कर सकते हैं, या फिर पिस्टन को यहाँ पे नीचे से जला दो, आग लगा दो। जैसे ही आग लगाओगे यहाँ पे बंसन बर्नर से या कैसे भी, तो टेम्परेचर बढ़ गया, समझ गए। टेम्परेचर बढ़ गया मीन्स इसको क्या किए, हीट ट्रांसफर किए, आग लगा के क्या किए, हीट ट्रांसफर किए। मीन्स यहाँ पे कुल मिला के एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, और ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, या तो हीट दे दो या फिर वर्क कर दो। और आइसोलेटेड सिस्टम देखो, ये स्पेशल टाइप का सिस्टम है, आइसोलेटेड है, इसको किसी से मतलब नहीं है। मीन्स इसके अंदर जो भी, इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो भी है, H2O है या कोई गैस होगा, कुछ भी होगा, उसको सराउंडिंग से मतलब ही नहीं है। मीन्स इसको ना तो हम इसमें से, इसमें ना तो मास का एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी का, समझ गए। तो एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं होगा, मास का एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो मास का एक्सचेंज नहीं होगा मीन्स क्लोज्ड होगा ये, समझ गए। और एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं करना है तो ये जो वॉल होगा, सिस्टम का वॉल होगा, वो एडियाबैटिक वॉल होगा, एडियाबैटिक, समझ गए। एडियाबैटिक वॉल वॉल यहाँ पे जरूरी है। और यहाँ पे देखो, अगर क्लोज सिस्टम में देखें तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, हीट करने पे पानी में हीट चला जा रहा है। मीन्स जो वॉल है वो हीट कंडक्ट करना चाहिए, इसके थ्रू हीट का ट्रांसफर हो सके, तो इसको बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल। ये होता है डायाथर्मिक वॉल। तो यहाँ पे ध्यान देना, डायाथर्मिक वॉल होगा तो हीट का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एडियाबैटिक वॉल होगा तो हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा, और पिस्टन को भी क्या करना पड़ेगा, फिक्स, समझ गया। मीन्स ना तो हीट के थ्रू एनर्जी दे सकते हैं क्योंकि वॉल एडियाबैटिक है, और ना ही पिस्टन पे वर्क लगा सकते हैं क्योंकि जो यहाँ पे पिस्टन है या बोल दो ढक्कन है वो फिक्स हो गया है। तो तीन टाइप के अपने को सिस्टम मिलेंगे। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो लगेगा वो सिर्फ क्लोज सिस्टम पे लगेगा या फिर आइसोलेटेड सिस्टम पे लगेगा। इस ओपन सिस्टम पे फर्स्ट लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। फर्स्ट लॉ अगर थर्मोडायनेमिक्स का देखोगे तो ओपन सिस्टम पे नहीं लगाना है।
तो अपने को या तो क्लोज सिस्टम मिलेगा या फिर आइसोलेटेड सिस्टम मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में। चलो, तो सिस्टम के बारे में समझ गया। और सराउंडिंग क्या होता है? तो जो भी अपना सिस्टम है, समझ गए, मान लो इसका स्टडी कर रहे हो, तो ये हो गया अपना सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का कोई भी पार्ट है, ये सब क्या है? सराउंडिंग। पूरा यूनिवर्स ही अपना सराउंडिंग है ये सब। समझ गए? सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सराउंडिंग है। और बाउंड्री क्या होता है? तो देखो, सिस्टम और सराउंडिंग को जो भी सेपरेट करेगा, ये दिख रहा है कि नहीं, ये सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? बाउंड्री। जैसे यहाँ पे इसमें बाउंड्री कौन था? ये वेसल का जो वॉल है, ये बाउंड्री था। समझ गए? तो बाउंड्री भी कई टाइप के हो सकता है, अभी हमने देखा। डायथर्मिक हो सकता है जो हीट का फ्लो करा सके। एडियाबैटिक हो सकता है जो हीट का फ्लो रोक दे। समझ गए? तो मेनली यही एडियाबैटिक बाउंड्री ध्यान देना क्वेश्चन में बोल सकता है, या डायथर्मिक। और भी बहुत सारे बाउंड्री होती है, लेकिन उसका ज्यादा रिक्वायरमेंट अपने को नहीं है। तो देखो, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है। समझ गया? आजकल इससे भी क्वेश्चन आने लगा है जेईई मेन में। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो देखो, ऐसा अपने को अगर कोई सिस्टम दिया है, मान लो, समझ गए, जैसे यहाँ पे मान लो कोई ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक दिया है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है, देखो, अगर इस ब्लॉक का डेंसिटी देखोगे, डेंसिटी, तो डेंसिटी, अगर पूरे ब्लॉक का डेंसिटी देखो, या छोटा सा इसका एक पार्ट ले लो, छोटा सा पार्ट, इस पार्ट का डेंसिटी देखो, तो डेंसिटी तो चेंज नहीं ना होगा। डेंसिटी क्या है? फिक्स है। तो डेंसिटी, छोटा सा पार्ट या पूरे सिस्टम का देखोगे तो डेंसिटी फिक्स है। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम को डिवाइड कर देने से चेंज ना हो। समझ गए? सिस्टम पूरे बड़े साइज का सिस्टम लो या उसका छोटा सा सैंपल ले लो, समझ गए, सिस्टम के सैंपल साइज पे डिपेंड न करे, सिस्टम को डिवाइड करने पे वो प्रॉपर्टी चेंज ना हो, ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट। इन देखो, यहाँ से इन और यहाँ से इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ सैंपल साइज या फिर सिस्टम साइज। सिस्टम साइज से इंडिपेंडेंट होगा। समझ गए? और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम साइज पे डिपेंड करेगा। समझ गए? डिपेंड ऑन सिस्टम साइज, डिपेंड्स ऑन सिस्टम साइज मीन्स, अगर जो अपना सिस्टम है उसका साइज कम कर दोगे तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। समझ गए? सिस्टम का साइज, सैंपल का साइज चेंज करोगे तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है? तो देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एक तो हो गया डेंसिटी, रूम का टेम्परेचर, समझ गए, रूम का टेम्परेचर, रूम का प्रेशर, या फिर पीएच जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का, पीएच, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, समझ गए, मोलैरिटी, या कोई भी कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स कोई सा भी ले सकते हैं। सरफेस टेंशन, अगर सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो ये भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। विस्कोसिटी, किसी भी लिक्विड का, अगर या कोई भी लिक्विड ले लो, उसका विस्कोसिटी अमाउंट पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा। समझ गए? थोड़ा सा लो या ज्यादा लो, विस्कोसिटी फिक्स रहेगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मोलर एंथैल्पी, मोलर गिव्स एनर्जी, मोलर एंट्रोपी। तो ये जो भी टर्म है, दिख रहा है ना, ये सब क्या है? अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेंगे, सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, जो भी सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो सैंपल साइज पे डिपेंड करे, जैसे मास। समझ गए? अगर इसी ब्लॉक को डिवाइड कर दोगे दो पार्ट में, तो दोनों पार्ट का देखेंगे तो मास तो चेंज हो गया ना। तो ये हो गया मास, वॉल्यूम। देखो, यहाँ पे जो मोलर करके वर्ड यूज कर रहा था, अगर मोलर हटा दें तो फिर अमाउंट पे डिपेंड करने लगेंगे, जैसे एंथैल्पी एच गिव्स एनर्जी, एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी। समझे? तो ये सब जो टर्म है ये अमाउंट पे डिपेंड करेंगे, सैंपल साइज पे
डिपेंड करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करेगा, सैंपल साइज को डिवाइड करने के बाद उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा उसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऐसे चेक कर लेना। यहाँ पे देखो, अगर पर ग्राम के लिए कोई भी डिफाइन किया जाए कुछ भी, ये जो इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिख रहा है ना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर पर ग्राम के लिए डिफाइन करते हो या फिर पर मोल के लिए डिफाइन करो, यहाँ पे पर मोल, या यूनिटी के लिए डिफाइन करो, फॉर यूनिटी। अगर यूनिटी के लिए डिफाइन करते हो, समझ गए, तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाता है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव में। इफ डिफाइंड फॉर यूनिटी, इफ डिफाइंड फॉर यूनिटी मीन्स यूनिट वॉल्यूम, यूनिट मास, यूनिट ग्राम के लिए डिफाइन करोगे ना, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे देखो, जो था डेल एच एम मोलर, पर मोल के लिए था मोलर एंथैल्पी, मोलर गिव्स एनर्जी, मोलर एंट्रोपी, पर मोल के लिए था, तो क्या हो गया, ये सब इंटेंसिव हो गया। लेकिन यहाँ पे पर मोल के लिए नहीं था, पर मोल के लिए नहीं था, तो एक्सटेंसिव था। ऐसे ही डेंसिटी देखो, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन हुआ, तो डेंसिटी क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए भी डिफाइन करोगे, यूनिटी के लिए कुछ भी डिफाइन करो ना, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाता है। और ध्यान देना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव लिखोगे तो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव में। समझ गया, ध्यान देना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवाइड करोगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपना जो भी होगा, उसके स्टेट को बताने के लिए अपने को बहुत सारे वेरिएबल की जरूरत पड़ता है। जैसे मान लो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। तो बहुत सारे अपने को पैरामीटर, स्टेट वेरिएबल की जरूरत होता है। तो उसी को बोलते हैं, इन्हीं सब को बोलते हैं स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल। अच्छा, इनका वैल्यू किसी पर्टिकुलर स्टेट पे फिक्स होता है, समझ गए। इनका वैल्यू क्या होता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, मतलब किसी गिवन स्टेट में बात करोगे तो इनका वैल्यू फिक्स होगा। अगर स्टेट चेंज करोगे तो इनका वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो इनके लिए देखो, अगर इनके लिए एक सिंबल बनाते हैं यहाँ पे फाई, ऐसे बना लो, मान लो फाई एक सिंबल है। तो अगर इनिशियल स्टेट में इसका वैल्यू मान लो फाई आई है, और किसी दूसरे स्टेट में इसका वैल्यू फाई फाइनल करते हो, तो इसमें चेंज निकाल सकते हैं, डेल्टा फाई लिख सकते हैं। डेल्टा फाई कैसे लिखते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ऐसे चेंज निकाल देते हैं। अब देखो, जो चेंज निकाले हो ये डेल्टा फाई, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, समझ गए, स्टेट फंक्शन नहीं है, इसको स्टेट फंक्शन नहीं बोलोगे, समझ गए। ये फाइव स्टेट फंक्शन है, लेकिन दो स्टेट फंक्शन का जो डिफरेंस निकालते हो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है, न कि स्टेट फंक्शन, समझ गए। तो यहाँ से देखो, स्टेट फंक्शन के लिए हम लोग चेंज लिख सकते हैं ऐसे। और अगर देखोगे तो साइक्लिक इंटीग्रेशन करेंगे स्टेट फंक्शन का, कोई भी स्टेट फंक्शन दिया हो, मान लो यहाँ पे इनिशियल स्टेट है, उसका उसका कुछ वैल्यू होगा साई फाइव वन, और यहाँ से घूम फिर के वापस यहीं पे आ गए, तो फाइनल फाइनल वैल्यू भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो अगर किसी स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रेशन करेंगे, देखो साइक्लिक इंटीग्रेशन अगर करेंगे डेल्टा फाई का, तो इनिशियल स्टेट, अगर इनिशियल स्टेट देखोगे और फाइनल स्टेट तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखेंगे फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल इंटीग्रेशन के बाद, तो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट तो एक ही है, मीन्स वैल्यू भी सेम होगा, तो इसका साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, जीरो। तो इस बात को ध्यान रखोगे कि साइक्लिक इंटीग्रेशन जब भी इनका दे, कोई भी स्टेट फंक्शन का, स्टेट वेरिएबल का, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन मस्ट बी जीरो।
चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जो ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, इनका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर इनको ले जाना हो, समझ गए, सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना हो, तो इन सब किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में अपने को चेंज करना पड़ता है। जैसे टेम्परेचर चेंज कर दो, स्टेट चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज कर दो, स्टेट चेंज हो जाएगा। मीन्स कोई ना कोई अपने को इसमें से कोई ना कोई वेरिएबल को चेंज करना पड़ता है। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या क्या हो सकता है? तो देखो, एनर्जी ट्रांसफर करने के दो ही मोड हैं, या तो वर्क करके एनर्जी ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर हीट के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब वर्क भी दो टाइप का हो सकता है, या तो पीवी वर्क जिसमें प्रेशर अप्लाई करना पड़े, या फिर नॉन पीवी वर्क जैसा कि इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। समझ गए? तो देखो, वर्क, अगर वर्क हो या हीट हो, साइन कन्वेंशन की बात करें, तो अगर सिस्टम को फायदा होगा, समझ गए, सिस्टम को फायदा मीन्स सिस्टम को एनर्जी मिल रहा है, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, या सिस्टम को हीट मिल रहा है, समझ गए, तो सिस्टम को फायदा हो रहा है। तो सिस्टम को फायदा हो रहा है, तो इस केस में साइन क्या लोगे? पॉजिटिव। अगर सिस्टम ने वर्क किया, समझ गए, सिस्टम ने वर्क किया या सिस्टम ने हीट लॉस किया, तो सिस्टम का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। सिस्टम का नुकसान होगा, तो वहां पे साइन अपने को लेना है निगेटिव। तो साइन कन्वेंशन समझ गए क्या? सिस्टम को फायदा तो साइन पॉजिटिव, और सिस्टम को नुकसान तो साइन निगेटिव लेना है। अब देखो, अगर अपने को वर्क कैलकुलेट करना होगा, तो वर्क के लिए फॉर्मूला याद रखना, W इजकल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे पी एक्सटर्नल ही लेना, समझ गए। रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो पी गैस के बराबर हो जाएगा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो भी वो पी गैस के बराबर ही होगा, समझ गए, इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट पे। तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल ही हमेशा रखना, कहीं भी डाउट नहीं आएगा, समझे, और क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ से देखो, W इजकल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी बी हो गया। ये तो एक जनरल फॉर्मूला है जो हमेशा अप्लीकेबल है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब देखो, आइसोथर्मल में भी अब बात करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ है रिवर्सिबल तरीके से कि इरिवर्सिबल तरीके से। तो रिवर्सिबल तरीके से होगा तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, और फाइनली जो अपना रिजल्ट आता है उसको याद रखना, W इजकल टू आएगा माइनस एन आर टी एल एन बी टू बाई बी वन, या फिर इसी को प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई P2। और देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में Pb इजकल टू nRT तो हमेशा वैलिड है, Pb इजकल टू nRT। तो जो nRT है उसके जगह पे Pb लिख सकते हैं, तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, माइनस Pb ln P1 बाई P2 या B2 बाई B1, समझे। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दो कि ln यहाँ पे लिखा है, समझ गए, और लॉग में जनरली वैल्यू पता होता है। तो अगर लॉग में इसको लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं -2.303 एन आर टी लॉग B2/B1। मतलब ln को लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसका अप्रोक्स वैल्यू तुम लोग यूज कर सकते हो 2.3, समझ गए, 2.3 एन आर टी लॉग B2/B1। अगर क्वेश्चन अप्रोक्स वैल्यू रखने से बन जाए, मतलब एमसीक्यू टाइप का ऑप्शन दिया हो, तो ऐसे रख के आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में फिर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इरिवर्सिबल फंक्शन में कोई रिलेशन नहीं होता है, समझ गए, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में कोई भी प्रेशर का और वॉल्यूम का आपस में कोई रिलेशन नहीं पता चलता है, समझ गए क्या। तो कोई रिलेशन नहीं है तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। और उसको कैलकुलेट करने का तरीका एक है कि यहाँ पे लिखो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, यही अप्लाई करना। लास्ट स्टेट जो प्रेशर दिया होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा, और फाइनली कितना चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ देखो, आइसोथर्मल का हो गया। अगर यही बोलता आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस, तो देखो, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर तो कांस्टेंट रखेगा, तो रिवर्सिबल बोले या फिर इरिवर्सिबल बोले कोई मतलब ही नहीं है। वर्क निकालने के लिए सेम फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, पी एक्सटर्नल
लिखोगे इनटू चेंज इन वॉल्यूम डीवी, और इसको इंटीग्रेट कर लोगे अगर प्रेशर, या इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से देखो ये छोटा सा वर्क है, और पूरा मतलब टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी। समझ गए? रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, आइसोबैरिक प्रोसेस में ज़्यादा सोचना नहीं है। प्रेशर दिया रहेगा, एक्सटर्नल प्रेशर दिया रहेगा, और चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे रख लेंगे। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस दिया हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट करना ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट जीरो होगा। समझ गए? क्योंकि देखो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका तो वैल्यू हमेशा आएगा जीरो, फिक्स है। रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, हमेशा आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क आएगा जीरो। अब देखो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसमें फिर चेक करना पड़ेगा रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। तो देखो रिवर्सिबल होगा तो उसके लिए वर्क कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी अप्लाई करोगे। इसमें थोड़ा सा आगे का पॉइंट आ रहा है, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी में देखोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। समझे? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्यू हो गया जीरो। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब वर्क कैलकुलेट करना है तो लगेगा यहाँ पे डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये होता है एन सी बी डेल्टा टी इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ से लिख सकते हैं एन सी बी, और डेल्टा टी भी क्या होता है? डेल्टा टी क्या होता है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो देखो यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करना है तो अपने को इनिशियल टेम्परेचर चाहिए और फाइनल टेम्परेचर चाहिए। और जो भी एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा या इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, उसमें टी इनिशियल देगा, टी फाइनल नहीं देगा, टी फाइनल देगा, टी इनिशियल नहीं देगा। तो अपने को क्वेश्चन में क्या करना होगा? किसी भी तरह टी इनिशियल और टी फाइनल कैलकुलेट करना पड़ेगा गिवन क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहेगा उससे। तो जैसे ही टी इनिशियल टी फाइनल मिल जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेस में देखो टी फाइनल टी इनिशियल कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, रिलेशन इसमें रहता है। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीबी इक्वल टू पीबी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। समझ गए? यहाँ से टेम्परेचर तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसको टेम्परेचर वाले टर्म में कन्वर्ट करो। इसको लिख सकते हैं टी वी पे गामा माइनस वन, मतलब टी वन वी वन पे गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू पे गामा माइनस वन। तो एक स्टेट में टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया रहेगा, तो दूसरे स्टेट में वॉल्यूम देगा, तो हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। समझ गए? टी वन बी वन इज इक्वल टू टी टू बी टू, टी वन बी वन पे गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू बी टू पे गामा माइनस वन। इसको याद रखो, टेम्परेचर देगा वॉल्यूम देगा, तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर और प्रेशर दिया रहा है तो इसमें एक रिलेशन होता है टी पे गामा पी पे वन माइनस गामा, मतलब टी वन पे गामा पी वन पे वन माइनस गामा इज इक्वल टू टी टू पे गामा और पी टू पे वन माइनस गामा लिख सकते हैं। समझ गए? और यहाँ से देखो इनिशियल टेम्परेचर दिया रहेगा, इनिशियल प्रेशर दिया रहेगा, फाइनल प्रेशर दिया रहेगा, तो फाइनल टेम्परेचर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो जैसे ही टेम्परेचर मिल जाएगा यहाँ पे हम लोग वर्क निकाल सकते हैं या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो जो हीट होता है, तो हीट क्या है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो जब कभी भी एनर्जी का फ्लो होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसको बोलते हैं हीट। समझ गए? अब हीट कैलकुलेट करने का देखो हीट का सिंबल मान लो कैपिटल क्यू ले सकते हो या फिर स्मॉल क्यू। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा? तो देखो क्यू इजकल टू लिख सकते हैं एम सी डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पे जो सी है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। समझ गए? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो अगर देखो मास को अगर ग्राम में लेते हो, तो कोई सिस्टम जो होगा अपना उसका मास अगर ग्राम में दिया रहेगा, समझ गए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? पर ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से इंक्रीज करने में कितना हीट लगेगा, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ गए? तो मास दिया रहेगा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे दिया रहेगा जूल पर केल्विन या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस, या फिर कैलोरी दे सकता है, किलो कैलोरी दे सकता है। समझे? किलो कैलोरी या कैलोरी पर केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझे क्या?
पर ग्राम का, समझ गए, पर ग्राम सब्सटेंस जो होगा अपना सिस्टम होगा, उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट लगेगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर टोटल सिस्टम का मास दिया रहेगा तो हीट कैसे निकालेंगे, टोटल हीट कितना लगेगा, Q इजकल टू एम सी एस डेल्टा टी। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं सी डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है, ये जो सी होगा हीट कैपेसिटी दिया रहेगा, हीट कैपेसिटी मतलब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, तो कितना हीट लगेगा, समझ गए, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है पूरे सिस्टम का टेम्परेचर, तो कितना हीट लगेगा उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हीट आ जाएगा, समझे। अगर मोल दिया रहा है, समझ गए, तो मोल इंटू सी एम कर लेंगे इंटू डेल्टा टी। अगर यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी दिया रहा है तो सिस्टम के मोल से मल्टीप्लाई करते हैं, समझे। तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल कितना हीट लगा सिस्टम में, समझे, यहाँ से मिल जाएगा। सी एम क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। और देखो जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखोगे तो उसका वैल्यू कुछ और आएगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यू इसका कुछ और आता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको बोलते हैं सीबी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट प्रेशर पे आता है सीपी, समझ गए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो सीबी का वैल्यू जो होता है, मोनोएटॉमिक गैस अगर लेंगे, मोनोएटॉमिक गैस, तो उसके लिए इसका वैल्यू आता है 3R/2। और डाई एटॉमिक गैस लेंगे, समझ गए, डाई एटॉमिक गैस या कोई लिनियर गैस, तो उसके लिए इसका वैल्यू आता है 5R/2। और पॉली एटॉमिक गैस या नॉन लीनियर गैस, अगर कोई नॉन लीनियर गैस हो गया तो उसके लिए इसका वैल्यू आता है 3R, समझे। तो सीबी का वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए याद रख लेना, आइडियल गैस होगा तो 3R, डाई एटॉमिक के लिए 5R/2, और नॉन लीनियर गैस के लिए 3R। और सीपी का जो वैल्यू होगा, सीपी का वैल्यू क्या करेंगे, सीबी के वैल्यू में प्लस आर ऐड कर दो, तो यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस के लिए आ जाएगा 5R/2, और डाईएटॉमिक गैस के लिए आ जाएगा 7R/2, और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए आ जाएगा 4R, समझ गए। क्योंकि देखो सीपी और सीबी में एक रिलेशन होता है, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर। तो अगर सीबी का वैल्यू याद रहेगा तो हम लोग सीपी लिख सकते हैं, सीबी में क्या करना है, आर ऐड कर देना है। अब देखो गामा क्या होता है, पॉइसंस रेशियो, गामा होता है सीपी अपॉन सीबी, सीपी अपॉन सीबी। तो गामा याद रखना कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल है तो यहाँ से हम लोग उसमें वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू होगा डब्लू। अब यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं लगने वाला है, तो डेल्टा यू को क्या लिखेंगे, एन सी बी डेल्टा टी, और वर्क को लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ से देखो चेंज इन वॉल्यूम को यहाँ भी फाइनल लिखेंगे और माइनस वी इनिशियल, और टेम्परेचर का भी टी फाइनल टी इनिशियल लिख के कैलकुलेट करके यहीं से अपने को टेम्परेचर मिलेगा, समझे। इसी को सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर मिलेगा, और फिर फाइनली अपने को टेम्परेचर मिल जाएगा तो डेल्टा यू कैलकुलेट करेंगे। इरिवर्सिबल, अगर एडिबैटिक प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा तो ऐसे करना है, रिवर्सिबल होगा तो उसके लिए तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलो हीट के बारे में समझ गए। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो देखो अगर कोई अपना थर्मोडायनेमिक सिस्टम रेस्ट पे है और बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके पास जितने भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, जो भी है, जितने भी टाइप के पॉसिबल एनर्जी है सबका सम कर दो, तो उसी को बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। मीन्स यू इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ऐसे ही बहुत टाइप की एनर्जी है, सबका सम कर दो, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी सम करेंगे तो अपने को मिलेगा टोटल जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, कैपिटल यू या फिर कैपिटल ई। तो देखो अगर हम आइडियल गैस की बात करें
और रियल गैस की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो अगर रियल गैस हम लेते हैं, रियल गैस, तो रियल गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में एट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है, मीन्स वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन आइडियल गैस की बात करें तो देखो आइडियल गैस के लिए होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि आइडियल गैस में एज्यूम किया गया है कि इनके पार्टिकल के बीच ना तो एट्रैक्शन होगा ना ही रिपल्सन होगा, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। और देखो जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो जनरली आइडियल गैस पे आता है, मीन्स हम लोग अगर आइडियल गैस की बात करें तो उसके लिए तो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर देंगे। और देखो इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो कितने टाइप के एनर्जी आ रहा है ऊपर से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालते हैं, और इंटरनल एनर्जी में चेंज मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये बाकी जो भी टर्म है इसमें चेंज नेग्लिजिबल आएगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर भी चेंज करेंगे, तो इन सब में क्या आएगा, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आने वाला है। तो इसमें सारे टर्म में चेंज मान लो जीरो। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकता है, मीन्स जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस के लिए, जो आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी में चेंज है, ये फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर ओनली लिखेंगे, लेकिन अगर यही आइडियल गैस न हो के रियल गैस होता तो इसका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो प्रेशर चेंज करने से मान लो प्रेशर बढ़ा दिए तो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, एट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, समझे। तो टेम्परेचर ऑफ सॉरी आइडियल गैस के लिए देखोगे तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, या फिर बोल सकते हो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। लेकिन अगर आइडियल गैस की बात करें तो इट इज फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली आइडियल गैस के लिए, तो याद रखना। और रिलेशन क्या होगा इसमें देखोगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी आने वाला है। तो अगर जब भी इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना होगा 99.9% क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी बी डी टी। अच्छा कई बार देखो जो सी बी होगा ना टेम्परेचर का फंक्शन दिया रहेगा, तो उस समय क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, एन कांस्टेंट होगा तो वन ले लेंगे और सी बी डी टी कर लेंगे यहाँ पे, टी वन से टी टू। तो जब कभी सी बी वेरिएबल होगा तो टेम्परेचर टी वन से टी टू में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। और देखो सी बी जो होता है, सी बी या सी पी जो भी ये वैल्यू है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक मोनो एटॉमिक गैस, इसके लिए देखोगे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, समझ गए। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक गैस होगा तो उसके लिए टेम्परेचर का फंक्शन होता है, समझ गए। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए देखोगे पॉली एटॉमिक गैस, तो ये टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। तो हो सकता है सीपी का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता हो तो टेम्परेचर के टर्म में दे सकता है, तो उस केस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बस ध्यान देना कि कांस्टेंट वैल्यू दिया है कि टेम्परेचर का फंक्शन दिया है। अच्छा क्वेश्चन में नहीं दे तो ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया हूँ सीपी कैसे कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पे मोनोएटॉमिक डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए। अब देखो इतना हम लोग समझ गए, डेल्टा यू समझ गए, देखो डेल्टा यू समझ गए थे, वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, और हम लोग हीट को समझ गए थे, हीट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो अब ये तीनों टर्म अपने को पता चल गया, तो यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इसमें बोला गया है, देखो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है मीन्स अगर कोई सिस्टम है, समझ गए, तो सिस्टम पे देखो अगर हमने मान लो कहीं से इस पे इसको हीट दे दिया, क्यों हीट दे दिया, सिस्टम पे वर्क कर दिया डब्लू,
समझ गए। तो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी यू इनिशियल था, अब वो इतना देखो, इसको हीट देने के बाद इस पे वर्क करने के बाद चेंज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, यू फाइनल हो जाएगा। समझ गए, इंटरनल एनर्जी फाइनल हो गया, यू फाइनल। तो कितने का चेंज आया, लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कितने का चेंज आएगा, तो जितना हीट इसको दिया गया है प्लस जितना इस पे वर्क किया गया है उसी के बराबर तो चेंज आएगा। और इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा यू इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू याद रखना, और इसी को बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ से देखो, हम लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आएगा तो। अब एक टर्म आएगा एंथैल्पी, समझ गए। तो एंथैल्पी को कैसे डिफाइन किया गया है, एच इजकल टू यू प्लस पी वी। समझ गए। तो कई बार होता है चेंज इन एंथैल्पी पूछेगा, चेंज इन एंथैल्पी, तो लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पीवी। तो देखना कई बार इनिशियल प्रेशर दे देगा, इनिशियल वॉल्यूम दे देगा, और फाइनल प्रेशर दे देगा, फाइनल वॉल्यूम दे देगा। तो जब ये डेटा देगा और डेल्टा एच पूछेगा, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेना, समझे। ऐसा एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि डेल्टा एच पूछा है और डेल्टा यू दिया है, और इनिशियल और फाइनल स्टेट पे प्रेशर और वॉल्यूम दिया था। अब देखो, अगर हम लोग देखें तो पीवी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीवी को लिख सकते हैं डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा पीवी की जगह पे लिख सकते हैं एनआरटी। समझ गए, एनआरटी। तो अगर मान लो कोई आइडियल गैस है, समझ गए, जिसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आइडियल गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। समझ गए। व्हेन आइडियल गैस इज हीटेड, व्हेन आइडियल गैस इज हीटेड, आइडियल गैस है उसको हीट किया जा रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन मान लो कहीं रिएक्शन हो रहा है, समझ गए, रिएक्शन हो रहा है, इफ रिएक्शन इज अकरिंग, या रिएक्शन या फेज चेंज हो रहा है, समझ गए। इफ रिएक्शन मान लो हो रहा है या कोई फेज चेंज हो रहा है, तो उस केस में देखो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, फेज चेंज होगा तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और रिएक्शन होगा तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। उस समय चेंज क्या होगा, तो एन चेंज होगा, समझ गए। उस समय मोल चेंज होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, मोल चेंज होगा तो आर टी बाहर ले लो, और यहाँ पे डेल्टा एन लिखेंगे। अच्छा, गैसियस मोल यहाँ पे लेंगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है डेल्टा एच और डेल्टा यू में, और इसी को याद रख लेना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो बैलेंस रिएक्शन होगा उसमें गैसियस जितने भी प्रोडक्ट होंगे, गैसियस प्रोडक्ट के स्टाइकोमेट्री का सम माइनस गैसियस रिएक्टेंट के स्टाइकोमेट्री का सम कर लेते हैं, तो डेल्टा एन जी आ जाता है। और देखो, अगर आइडियल गैस हुआ तो उसके लिए डेल्टा एच का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी लगा सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट याद रखो, अगर डेल्टा एच आइडियल गैस के लिए कैलकुलेट करना हो, टेम्परेचर दिया हो, तो एन सी पी डेल्टा टी लिख लेना, एन सी पी डेल्टा टी। मोस्टली इसी से बन जाएगा सारा क्वेश्चन। अगर सी पी वेरिएबल दिया हो, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो, मतलब टेम्परेचर का फंक्शन दिया हो, तो डेल्टा एच को लिख लेना एन, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे सी पी डी टी को, टी वन से टी टू। तो इसमें भी ध्यान देना कि अगर Cp टेम्परेचर का फंक्शन दिया है तो इंटीग्रेट करके डेल्टा एच निकाल लेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट लगा लेंगे एन सी पी डी टी। तो यहाँ से आइडियल गैस के लिए एच किसका फंक्शन आ रहा है, एच, या फिर डेल्टा एच बोलो या एच बोलो, इज फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। तो इतना बात याद रखोगे तो कोई भी एंथैल्पी का क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, एंथैल्पी, ये जो एंथैल्पी आ रहा है यहीं से थर्मोकेमिस्ट्री वाला पूरा टॉपिक आ जाएगा। हर रिएक्शन में एंथैल्पी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या कुछ भी हो, तो यहाँ से एंथैल्पी
कैलकुलेट करना पड़ सकता है। हर एक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी अपने को कैलकुलेट करवा सकता है। अब देखो इतना बेसिक्स जानने के बाद क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड ए थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल एट 25 डिग्री सेल्सियस वाज मैकेनिकली स्टार्ड फ्रॉम आउटसाइड। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। अच्छा यहाँ पे देखो, जो सिस्टम है वो थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल है, मींस इंसुलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड है, तो और क्लोज्ड वेसल है, तो यहाँ से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, पानी जो है लिक्विड को बाहर से उसको मैकेनिकल मतलब मैकेनिकली उसको स्टार्ट कर रहा है, पानी को हिला रहा है। तो जब पानी को मैकेनिकली स्टार्ट करेगा तो एजिटेशन के वजह से पानी को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा, मीन्स पानी पे वर्क कर रहा है। समझ गए, वर्क यहाँ पे पानी पे किया जा रहा है, तो वर्क का साइन लेंगे पॉजिटिव। समझे, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी अप्लाई करो, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा। यहाँ से Q का वैल्यू है 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू। अच्छा, डब्ल्यू पॉजिटिव है, मीन्स डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहाँ से देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है टू वेसल ए एंड बी आर कनेक्टेड वाया स्टॉप क्लॉक। द वेसल ए इज फिल्ड विथ ए गैस एट ए सर्टेन प्रेशर एंड इंटायर असेंबली इज इमर्स्ड इन ए वाटर एंड अलाउड टू कम टू थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वाटर। देखो यहाँ पे ए बी दिया है और ये है ए, इसको पानी में पूरा रख दिया है और पूरे असेंबली को इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आने दे रहा है, समझे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और बोल रहा है आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक द गैस फ्रॉम वेसल ए एक्सपेंड टू वेसल बी। इस स्टॉप कॉक को हटा दे रहा है, तो जो ए में गैस है, ए में जो गैस है वो बी की ओर आ रहा है। और बोल रहा है नो चेंज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन द थर्मोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा यहाँ पे देखो, ए में गैस था, बी में बी खाली था, तो बी में कोई गैस नहीं था, बी में क्या था, वैक्यूम। तो यहाँ पे जो ए का गैस गया है बी की ओर, तो उसके लिए कोई प्रेशर नहीं एग्जर्ट करने वाला था, मीन्स पी एक्सटर्नल जीरो था। समझ गए, अब पी एक्सटर्नल जीरो है तो यहाँ पे वर्क क्या लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ से वर्क आ जाएगा 0। समझ गए, वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हुआ है, और एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम जब भी होगा, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, तो पी एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा। और देखो कोई हीट इसको कहीं से एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जब वर्क 0 है, कहीं से हीट नहीं मिला, तो क्यू भी 0 है, मीन्स डेल्टा यू भी 0 होगा, तो सब 0 हो जाता है यहाँ पे। तो याद रखना, जब भी एक्सपेंशन होगा अगेंस्ट वैक्यूम, तो उस केस में तीनों ये जो पैरामीटर हैं वो सब 0 होते हैं। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये गलत है। द प्रेशर इन द वेसल बी बिफोर ओपनिंग द स्टॉप कॉक इज 0, ये करेक्ट है। डेल्टा डब्ल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी गलत है, 0 होगा। और डेल्टा यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी गलत है। समझ गए, तो यहाँ से अपना आंसर क्या बनेगा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेटमेंट 1 दिया है व्हेन ए सिस्टम कंटेनिंग आइस इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर is heated, the heat is absorbed by the system and there is no change in temperature of the system until whole ice get melted। ये सही बात है। देखो जब H2O सॉलिड मतलब आइस को गर्म करते हैं, तो H2O लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। समझ गए, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है, स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है देखो, at melting point of ice there is
absorption of heat in order to overcome intermolecular force of attraction within the molecules of water in ice, and kinetic energy of molecule is not increased at melting point। तो सही बात है। देखो होता क्या है, जो भी हीट सप्लाई करते हैं आइस को, अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो उस समय जो पानी के बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है, समझ गए, पानी का आपस में इंटरमोलिकुलर, सॉरी इंट्रा नहीं, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग जो हुआ है उसको ओवरकम करने में वो चला जाता है, जो भी एनर्जी सप्लाई करते हैं। और ये जो H2O लिक्विड है इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, और फर्स्ट वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। समझ गए, तो अपने को आंसर क्या करना है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो यहाँ से ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस, एज्यूम नॉन एक्सपेंशन वर्क इज जीरो। समझ गए, नॉन एक्सपेंशन वर्क को एज्यूम कर लेना है जीरो, और नॉन एक्सपेंशन का मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है उसको जीरो मान लेना है। समझ गए, और यहाँ पे देखो जो इक्वेशन दिया है वो बताना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो देखो अगर साइक्लिक प्रोसेस हुआ, तो देखो साइक्लिक प्रोसेस के लिए, देखो अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस हुआ तो मान लो इनिशियल स्टेट है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ और वापस घूम के वहीं पे आ गया। तो इसके लिए देखो डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ में क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, और हम लोग को पता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा यू मस्ट बी जीरो। समझे, तो डेल्टा यू को जैसे जीरो करोगे क्यू प्लस डब्लू हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्लू आएगा, मीन्स ए वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बी में बोल रहा है एडिवेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इक्वल टू डब्लू होता है, तो देखो डेल्टा यू इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू प्लस डब्लू, और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, हीट जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ गया, डब्लू, और यहाँ पे क्या लिखा है माइनस डब्लू, मीन्स ए इनकरेक्ट हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो उस केस में वर्क जीरो होगा, तो यहाँ से डेल्टा यू इक्वल टू क्या आएगा, क्यू आएगा, मीन्स ये बात भी करेक्ट बोल रहा है। और डी में देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखोगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखो, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू टेम्परेचर का फंक्शन होता है और टेम्परेचर ही कांस्टेंट रख दोगे। देखो डेल जो यू होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट रख दोगे तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल्टा यू हो जाएगा जीरो, और क्यू प्लस डब्लू हो गया। तो यहाँ से देखो डब्लू अगर देखोगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ से अपना आंसर बनेगा इनकरेक्टली रिप्रेजेंट जो कर रहा है इक्वेशन वो है सेकेंड। चलो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, थैंक यू।